हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनू कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 मैथ के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कितनी बार परीक्षा में पूछा गया और कितने नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए ये 2 या 4 नंबर का पूछा जाता है, जो हर बार 2 या 4 नंबर का पूछा जाता है जो हर बार आता है। देखो ये 2020 में भी आया है, 2020 में, 2022 में भी पूछा गया है। अब आप कहोगे कि 21 में क्यों नहीं आया। 21 में बोर्ड एग्ज़ाम हुए ही नहीं थे, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा था, इसीलिए बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुए थे। इसीलिए 21 में यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो 22 में पूछा गया, ये 23 में पूछा गया है और 24 में भी पूछा गया और इस बार भी पूछा गया था 2025 में। 2025 में पूछा गया था। तो आप ही देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार आता है। इसकी 2026 में आने की 99% गारंटी है। 99% गारंटी मैंने लिखी है। आप चाहें इस वीडियो को सेव कर लेना और देख लेना कि आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, हम इसका हल करने जा रहे हैं। आप अच्छे से इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है और समझना ही है इसको, क्योंकि ये अगर रट लोगे तब भी अच्छा है। ये एक ही क्वेश्चन है और अच्छा भी है ये क्वेश्चन। इसको रट भी सकते हो, आप याद भी कर सकते हो। ऐसा नहीं इसको याद नहीं कर सकते, याद भी कर सकते हो, रट भी सकते हो। और समझ जाओ तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, 1-2 बार लगा के प्रैक्टिस कर लेना। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का हल। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे और मानेंगे, माना यह एक परिमेय संख्या है। अब हम आपको बता दें कि हमने ये क्यों माना है कि ये परिमेय संख्या है। हमने इसको, हमें क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है और हम परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसको पूरा प्रयास करेंगे। जब ये परिमेय संख्या सिद्ध नहीं हो पाएगी तो हम कह देंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको पहले तो हम परिमेय संख्या सिद्ध करने के प्रयास करेंगे। अगर बाद में ये नहीं सिद्ध हुआ तो हम कह देंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पर हमने मान लिया है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे लिख लेंगे, माना √2 लिखेंगे यहाँ पे। माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको ऐसा काम करेंगे कि यह परिमेय संख्या सिद्ध हो जाए। अगर नहीं होगी तो हम बाद में बोल देंगे कि यह परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको आपको पता होगा, आप नए 9th में पढ़ के आए होंगे कि परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है कि आप इसको P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, और जहाँ Q बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ पर हम यही करेंगे कि √2 बराबर P/Q। यह परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकेंगे, ये आप जानते हैं। तो हम इसको थोड़ा इसका आगे से लिखेंगे कि यह P/Q के रूप में क्यों लिखी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर यह एक परिमेय संख्या इसीलिए P/Q के रूप में लिखी गई है। और हम आगे लिखेंगे कि जहाँ P/Q
सहभाज्य संख्याएं हैं। अब आपको ये नहीं पता होगा कि ये सहभाज्य क्या होता है, आपको सहभाज्य नहीं पता होगा, तो हम आपको बता दें कि वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, यानी कि वो स्वयं से कटें या फिर एक से कटें, तो वह सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। वह एक से कटेंगी। इसका देखो, मैं यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख भी दे रहा हूँ साइड में, आप देख लेना, ठीक है। मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ कि वह संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो हमने ये लिख दिया है। वह संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये सहभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन हो गई, सहभाज्य, ठीक है। ये सहभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि ये सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो हम इसको आगे ऐसे करेंगे कि, और आगे इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, जहाँ PQ सहभाज्य संख्याएं हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये बात तो ज़रूर ही लिखनी है आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए करेंगे, ठीक है। तो ये रूट कैसे हटेगा, तो पहले तो हम इसको इधर ले जाएंगे। ये आपको बाद में पता चलेगा कि हम इसको इधर क्यों ले गए। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और फिर हम इनको सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया और इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये गुणे में हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये P आ जाएगा, ये, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि मैंने वर्ग क्यों किया। वर्ग इसलिए किया कि ये अंडर रूट जो है ये हट जाए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 2 अंडर रूट Q बराबर P, ठीक है। तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि वर्ग कर देंगे, और इसका भी वर्ग कर देंगे। तो आपको पता है कि ये स्क्वायर है, तो इससे ये रूट कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पे रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि रूट 2 इंटू रूट 2। तो आपको पता है कि इसकी गुणा होती है तो रूट हट जाता है, या फिर आप ऐसे लिखेंगे इसको रूट 4। रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि 2, ये तो कट जाएगा, मैंने यहाँ पर भी समझा दिया है, और आप डायरेक्ट भी यहाँ से काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ से काट देंगे
और ये क्यू है तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पी है तो पी का स्क्वायर तो है ही, ठीक है। अब हम इस 2 को यहाँ पे ले जाएंगे इसके नीचे, ठीक है। तो कैसे होगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 2, ठीक है। अब 2 आ गया। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि अब यहाँ पर हम लिखेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है उसको हम लिख देंगे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये 2 है, ये पी स्क्वायर है, ये 2 से विभाजित है, 2 से कट रहा है ना, पी स्क्वायर 2 से कट रहा है। तो हम यहाँ पर इसी बात को लिखेंगे कि यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो केवल दो भी केवल पी, यहाँ पर लिखेंगे पी, केवल पी भी 2 से विभाजित होगा। अब मैं बता दूं ये कैसे होगा। यहाँ पर पी स्क्वायर है, ये 2 से विभाजित है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। कि जैसे मान लो पी स्क्वायर की जगह पे, यहाँ पे पी की जगह पे मान लो यहाँ पे 5 है, ठीक है, या 5 या कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे मान लिया मैंने 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर मैंने कर दिया। और यहाँ पर 2, यहाँ पे ये यहाँ पे 5 से विभाजित है, ठीक है, ये 5 से विभाजित है यहाँ पे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि 5 × 5 बटे 5। तो यहाँ से ये ऐसे कट रहा है, ठीक है, ये विभाजित हो रहा है पूरा। तो यहाँ पर ये खाली 5 भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो इसी बात को मैंने लिखा है कि पी भी 2 से विभाजित होगा। अब मैंने इतनी बात कर दी, ये आधा सवाल हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये क्यू, यहाँ पे पी स्क्वायर है, जो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2, यहाँ पर पी स्क्वायर 2 से विभाजित मैंने दिखा दिया। अब हमको इसको भी दिखाना है, क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपान 2, यानी कि क्यू स्क्वायर। अब हम दिखाएंगे कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है। अब मैं कैसे दिखाऊंगा ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ, अभी रुको। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, एक बार पुनः मान लेंगे, पुनः माना कि P बराबर आप कुछ भी मान लेंगे। यहाँ पे मैंने मान लिया 2C मान लिया, ठीक है, मैंने 2C मान लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2C ही क्यों माना, पता है क्यों माना है? यहाँ पर आपको जो सवाल में दिया होगा कि बोलेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको 2 मानना है। अगर बोलेगा √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे 5C मानना है। यानी कि आप अचर तो कोई सा भी अचर तो कोई सा भी मान सकते हैं, लेकिन जो अचर है वो वही मानेंगे जो अंडर में दिया होगा और सिद्ध करने को बोल रहा होगा, वही आपको चर मानना है। अचर आप कोई सा भी मान सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे अचर 2 माना है, क्योंकि जो ये सिद्ध करवा रहा था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे मैंने चर माना है C और अचर माना है 2, यानी कि 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, P बराबर मैंने लिख दिया 2C, ठीक है।
हम इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, ठीक है, समीकरण 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे समीकरण 1 ये था कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2 था। तो यहाँ पे पी की जगह पे मैं 2 लिख लेता हूँ, 2c, कि ये मान लिया है मैंने। और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, और बटे में 2 है तो 2 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, क्यू स्क्वायर अब हम इसको हल करेंगे कि ये 2 है, इसका ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये c है तो c का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको बटे में कर देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसको यहाँ से 2 से काट देंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कि क्यू स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, ठीक है, इतना बता दिया मैंने। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर आ गया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये 2 है, इसको नीचे में ले जाएंगे, और फिर हमारी बात सिद्ध हो जाएगी या आसान हो जाएगी। देखो, क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर c स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो क्यू स्क्वायर है ये 2 से विभाजित हो रहा है, तो हम लिखेंगे कि यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर तो खाली क्यू ही 2 से विभाजित होगा। तो हमने पहले क्या माना था कि P और Q सहभाज्य पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई विनिष्ट गुणनखंड नहीं है। और यहाँ पर ये क्या हुआ है कि यहाँ पे P का एक विनिष्ट गुणनखंड 2 है और Q का भी एक विनिष्ट गुणनखंड 2 है। तो यहाँ पर हम इसी बात को लिख देंगे और कह देंगे कि यह हमारी मान्यता, ये हमारी कल्पना गलत थी और हमारा विरोधाभास हो रहा है, इसीलिए हम इसको ये गलत साबित हो जाएगा कि यह एक परिमेय संख्या है, और फिर हम लिख देंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसी को यहाँ पर लिखेंगे कि अतः हमारी कल्पना गलत थी, हमारी कल्पना गलत थी, या हम बोलेंगे कि गलत है, या आप ये लिख सकते हैं गलत थी या है, ठीक है। हमारी कल्पना गलत थी या है, ठीक है, हमारी कल्पना गलत थी या है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारी कल्पना थी वो तो गलत है, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या
है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन में मैंने सिद्ध किया है। आप चाहें तो इसको और भी बड़ी डेफिनेशन में सिद्ध कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन के आंसर को बढ़ा भी सकते थे। यहाँ पर हम पूरी डेफिनेशन हिंदी लिखते इसकी पूरी, और ये बड़ी हो जाती। ठीक है, मैंने इसको बड़ा नहीं किया, छोटा ही समझा दिया है। और इसके नंबर भी पूरे मिलेंगे, कोई इसमें कोई गलती नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। आप इस तरीके से लिख देंगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। और आप पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या √3 एक अपरिमेय संख्या है, या कहेगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या √7, यानी कि कोई ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक है, वो एक अपरिमेय संख्या होगी, और वही क्वेश्चन में दी होगी, वही बोलेगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। तो इसे सिद्ध करने के नहीं, इसको सही तरीके से लगाने का नंबर पूरा देता है। ऐसे आप सिद्ध कर दोगे कोई बात नहीं, आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। और मैंने जिस तरीके से समझाया है, इस तरीके से अगर आप लगा के आते हो एग्ज़ाम में, तो आपको एग्ज़ाम पर पूरे 100 में पूरे 2 में से 2 या 4 में से 4 जितने अंक का भी होगा उतने पूरे अंक देगा। और आप इसको अच्छी तरीक़े से लगा के आना, और आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ये 99% गारंटी है इसकी कि यह क्वेश्चन आएगा ज़रूर। ये यहाँ पे √2 की जगह अंक बदल सकता है, लेकिन ये इस तरीके का सवाल आता ही है। आप हम पर भरोसा कीजिए कि हाँ, किसी ने बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को पुनः दोहरा देता हूँ ताकि आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाए, और मैं इसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अभी कर रहा हूँ। पहले तो हमने मान लिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब ये एक अपरिमेय संख्या है तो हम इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, यहाँ पे √2 बराबर, मैंने √2 लिख लिया और बराबर p/q के रूप में लिख लिया, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने p/q के रूप में लिख लिया, जहाँ pq सहभाज्य पूर्णांक या संख्याएँ हैं। तो आपको पता होगा कि सहभाज्य संख्याएँ कौन सी होती हैं। वह संख्याएँ जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। तो तथा यहाँ पर होता है कि q बराबर 0 नहीं है, यहाँ पर q बराबर 0 नहीं होता है। ठीक है, अगर q बराबर 0 हो जाएगा, देखो अगर q बराबर 0 हो जाएगा तो ये p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पे p अगर 0 करेंगे तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये p/q के रूप में लिख लिया। अब इसको मैं इधर ले गया, ये हो गया √2q बराबर p। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया मैंने। ठीक है, अब वर्ग कर दिया तो इनके ऊपर वर्ग चढ़ा दिया। अब यहाँ से वर्ग से ये स्क्वायर से ये वर्गमूल कट गया, ये वर्गमूल कट गया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2q², और यहाँ पे ये हो गया p², 2q² बराबर p²। और यहाँ से इस q को इस 2 को मैं इसके नीचे ले गया, तो यहाँ पे q² बराबर pq/2। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, और यहाँ इसको मैंने समीकरण यहाँ एक मान लिया, समीकरण 1 मानकर। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यहाँ p² 2 से
यहाँ पे 2 नहीं लिखा, यही गलती हो गई थी। 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अगर खाली जो p स्क्वायर 2 से विभाजित तो केवल p भी 2 से विभाजित होगा। मैंने आपको समझा दिया था यहाँ पे ये, ठीक है। अब मैंने पुनः मान लिया कि पुनः माना कि p बराबर 2c। आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। c मान लें या कोई सा भी चर मान लें, ठीक है, कोई सा भी चर मान लें। लेकिन जो अचर होगा वो जो अंडर रूट में संख्या दी होगी वहीं पे यहाँ पे अचर मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आगे कर दिया कि समीकरण 1 से ये आ गया क्यू स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे समीकरण में दिया था कि पी स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर दिया है। मैंने पी स्क्वायर ना लिख के यहाँ पे इसका पी का मान लगा दिया 2c, और 2c का स्क्वायर कर दिया। 2c का स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हुआ तो 4 आ गया, 4 का और c का स्क्वायर किया तो c स्क्वायर आ गया। और मैंने यहाँ पे 2 से 4 काट दिया तो 2 बार में कट गया, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मैंने क्यू स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर ये सिद्ध कर लिया है, इतना कर लिया है। अब इसको आगे मैंने इसको 2 नीचे ले गया तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर c स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने इसको भी कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है कि क्यू स्क्वायर 2 से, यहाँ पर भी मैंने 2 नहीं लिखा है, सॉरी, यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू ही 2 से विभाजित होगा, ठीक है, ये लिख दिया। अब हमने क्या माना था कि यहाँ पर तो ये क्यू स्क्वायर और यहाँ पर p और q दो इसका एक के अतिरिक्त 2 भी एक वनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। तो मैंने क्या माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहाँ पर ये इसका उभयनिष्ठ एक गुणनखंड मिला है जो कि 2 है। तो ये हमारी कल्पना गलत थी, अतः हमारी कल्पना गलत थी, अतः हमारी कल्पना गलत थी या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से मैंने इसको सिद्ध कर लिया है, ठीक है, इस तरह से हमने सिद्ध कर लिया है। अब आपका मैंने ज़्यादा समय भी ले लिया है, बहुत मिनट 28 मिनट 12 सेकंड हो गए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और इसको या तो फिर आप याद कर लें या आप इसकी प्रैक्टिस कर लें या इसको रट लें, कुछ भी करें, लेकिन यह क्वेश्चन आपको तैयार ज़रूर करना ही है, क्योंकि ये निश्चित है कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आपको यह क्वेश्चन ज़रूर तैयार करना है, और मैं कहता हूँ इसको अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। 1-2 बार आप लगा के देख लेना, आ जाएगा, ठीक है। तो आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो बाय दोस्तों।